नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम्स में। और आज फिर आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERT इन ने बैंकिंग वायरस के किस वायरस को लेकर अभी हाल ही में चेतावनी जारी की है। और ये एक तरह का बैंकिंग वायरस है जो भी आपके बैंकिंग से जुड़े हुए डेटा है उनको चुरा सकता है और उनकी जानकारी किसी एक अनचाहे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। तो फिलहाल तारीख है 18 मई और डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलते हैं इस जानकारी की थोड़ी डिटेल में। CERT इन ने अभी हाल ही में इवेंट बॉट नाम के मालवेयर को लेकर चेतावनी जारी की है। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने बैंकिंग वायरस इवेंट बॉट को लेकर हाल ही में चेतावनी जारी की और इस चेतावनी के अनुसार ये जो मालवेयर है इवेंट बॉट ये काफी तेजी से फैल रहा है, जो कि लोगों की बैंक से जुड़ी जानकारियों को चोरी कर रहा है। और इस तरीके से उनके जो भी एंड्रॉयड फोन है, अगर उन पर आप पेटीएम, गूगल पे, पेपॉल या इस तरीके का कोई भी आप ऐसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो हो सकता है कि ये वायरस आपके एंड्रॉयड में भी मौजूद हो। फिलहाल इवेंट बॉट ट्रोजन एक वायरस या मेलवेयर है जो किसी उपयोगकर्ता की जानकारी उसके बिना अनुमति के उसके मोबाइल से निकाल लेता है। CERT इनके मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोबी फ्लैश और अन्य थर्ड पार्टी एप्स के जरिए मोबाइल ट्रोजन फोन में पहुंच रहा है और यह मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन है जो कि लोगों की फोन में मौजूद बैंकिंग जानकारी को चुरा सकता है। CERT इन ने कहा कि यह वायरस बार्कलेज, यूनिक्रेडिट, कैपिटल ऑन यूके, HSBC यूके, ट्रांसफरवाइज, पेपॉल, काइनबेस और पेसिफ कार्ड आदि एप्स को अपना निशाना बनाता है। और अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को यूज करते हैं तो ये उसको भी बड़ी आसानी से बाईपास कर सकता है। इस वायरस से बचने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी स्टोर से ऐप डाउनलोड ना करें और अगर आपने कहीं से भी आपने ऐप डाउनलोड किया है तो ये वायरस आपके मोबाइल फोन पे पहुंच सकता है। इसीलिए अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या किसी भी वीडियो को देखते ही उस पर क्लिक कर दे रहे हैं या फिर आपको पास कोई भी इस तरह के ऑप्शंस आते हैं कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये ऐप यूट्यूब से डाउनलोड कर लीजिए या कहीं भी इस तरह का आप ऐप का विज्ञापन देखते हैं तो उसको प्लीज डाउनलोड मत करें, क्योंकि ये मेलवेयर जो है वो आपके एंड्रॉयड फोन में मौजूद आपकी अकाउंट से जुड़ी हुई जानकारी को निकाल सकता है। CERT इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ये साइबर हमलों का मुकाबला रोकने के लिए और भारतीय साइबर स्पेस की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शाखा है। यह देश में हैकिंग, साइबर सुरक्षा खतरों और फिशिंग के विरुद्ध कार्य करती है और यह सबसे बड़ी नोडल एजेंसी है जो भारत में साइबर सुरक्षा प्रदान करती है। तो हाल फिलहाल इवेंट बॉट से रहिएगा सावधान। बॉट ऐसे वायरस के आगे लगाया जा रहा है या ऐसे ट्रोजन या मेलवेयर के आगे लगाया जा रहा है। मेलवेयर की खासियत ये होती है कि ये देखने में तो आपको लगेगा जैसे ये आपके काम का है, बट ये आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा और स्पेसिफिकेशनली लगातार कई सारी फाइलों में ऐड होता चला जाएगा और इस तरीके से सभी ऐप में ऐड हो जाएगा और जिस सोर्स के जरिए ये वायरस आप तक भेजा गया है उस सोर्स तक आपके मोबाइल फोन को लिंक कर देगा। और ऐसी जो फीचर्स रखते हैं उन्हें बॉट के जरिए पहचाना जा रहा है और ऐसे वायरस को कैटेगराइज किया गया है बॉट के नाम से। तो जब किसी भी आप वायरस के नाम के आगे बॉट देखें तो आप समझ जाइएगा ये इस तरह का मालवेयर है कि अगर आपके एंड्रॉयड फोन में आ जाएगा तो कई सारी फाइलों में अटैच हो जाएगा और वापस अपने सोर्स से जहां से ये भेजा गया है उससे डायरेक्ट आपके फोन को लिंकअप कर देगा। अगली जानकारी है संस्कृति पर्व पत्रिका। तस्वीर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपको मदन मोहन मालवीय जी नजर आएंगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संस्कृति पर्व पत्रिका का विशेषांक भारत 1946 से 1920 नोआखली से दिल्ली तक के ई संस्करण को लॉन्च किया है। यानी कि अब ये पत्रिका आपको वेबसाइट पर भी पढ़ने को मिल सकती है। संस्कृति पर्व पत्रिका के इस विशेषांक में भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी का अंतिम वक्तव्य, जो कि 1946 के कल्याण विशेषांक में छपा था, उसे पुनः प्रकाशित किया गया है। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि धर्म, अध्यात्म और दर्शन के साथ साथ अपने वास्तविक इतिहास की स्थापना भी बहुत जरूरी है और सांस्कृतिक पर्व पत्रिका इस लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। देश के विगत कुछ समय में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण यह विशेषांक विशेष वांछनीय है। उल्लेखनीय है कि संस्कृति पर्व पत्रिका भारतीय संस्कृति, दर्शन, साहित्य और अध्यात्म के विषयों पर केंद्रित है और इसका प्रकाशन बीते 2 वर्षों से लगातार किया जा रहा है और अब इसका ई संस्करण भी उपलब्ध है। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस पत्रिका का ई संस्करण लॉन्च किया है? तो वह है संस्कृति पर्व पत्रिका। पूरा नाम है इंडिया 1946 टू 2020 फ्रॉम नोआखली टू दिल्ली। तो संस्कृति पर्व पत्रिका ये किस पर आधारित थी? मदन मोहन मालवीय जी के अंतिम वक्तव्य पर आधारित थी, जो 1946 के कल्याण विशेषांक में छपा था। उसे दोबारा प्रकाशित किया गया है। अगली जानकारी, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यह है WTO के डायरेक्टर जनरल रॉबर्ट एजवेडो। अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफा के कारणों की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि पर्सनल कारणों से इन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन अभी कुछ समय पहले अगर आपने थोड़ा बहुत न्यूज देखते हो तो इनका एक वक्तव्य आया था, इनका एक स्टेटमेंट आया था कि यूएस और चाइना जिस तरीके से टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसे के वार में कूद गए हैं, जैसे कि तैसे युद्ध में कूद गए हैं, एक दूसरे की सामग्री पर वो लगातार टैक्सेस बढ़ाते चले जा रहे हैं, ड्यूटी बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो इस तरीके से पूरे विश्व के व्यापार को नुकसान होगा और मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। और ऐसे में पूरे विश्व के व्यापार को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। WTO की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। आज से 25 साल हो गए हैं इस संगठन को। और इस संगठन की जो मेन उद्देश्य है वो ये कि जो विश्व के व्यापार है उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको दूर करना और उनके लिए नियम और कानून बनाना। तो बीते दिनों कोरोना वायरस महामारी के बीच विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक रॉबर्ट एजवेडो ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। रॉबर्ट एजवेडो के अनुसार वे 31 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे देंगे। कि विदित हो कि रॉबर्ट एजवेडो ने ऐसे समय में अपने इस्तीफे की घोषणा की है जब संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी का सामना कर रहा है और अनुमान के अनुसार आने वाले समय में इस वायरस का प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व गिरावट देखने को मिल सकती है। रॉबर्ट एजवेडो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTA के छठे महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल है। उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2013 को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए हुई थी, लेकिन 2017 में उन्हें दोबारा WTO के महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। इनका दूसरा कार्यकाल सितंबर 2021 में समाप्त हो रहा था। इसका मतलब लगभग 1 साल पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सबसे बड़ा नियामक संगठन और 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो टूर ऑफ ड्यूटी की बात हो रही है। कई सारी चीजें इनके बारे में आपको जानना चाहिए। अभी चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस विचाराधीन प्रस्ताव को टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से संबोधित किया गया है। इस परियोजना के जो प्रमुख बिंदु हैं, यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो ये अपनी तरह का पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि आप आम नागरिक हैं और आप भी सेना में भर्ती हो जाएंगे। इस प्रस्ताव के अनुसार नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतया स्वैच्छिक होगा। इसके अलावा चयन मानदंडों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। यानी आप अगर आम नागरिक हैं तो आपको बकायदा वो सारी परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी, लेकिन आप जब नौकरी पे जाएंगे तो वो नौकरी सिर्फ 3 साल की रहेगी। सेना में इससे पहले भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के नाम से एक अल्पकालिक नौकरी चलती है, अल्पकालिक जो आपकी निविदा चलती है उसकी बात करते हैं। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 साल के लिए होता है। उसके बाद सेना में कमीशन कर दिया जाता है या जो आदमी रिटायर लेना चाहता है वो रिटायरमेंट ले सकता है। प्रस्ताव पारित होने की ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके परिणाम स्वरूप इसको सबसे बड़ा बात यह है कि इसको लाया क्यों गया, इस प्रस्ताव के बारे में बातचीत क्यों की गई है। इस प्रस्ताव के बारे में बातचीत इसलिए की गई है क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी कोई सेना में भर्ती होता है तो उसका लगातार इंक्रीमेंट होता रहता है, लगातार उसके वेतन और भत्ते बढ़ते रहते हैं। और ऐसे में जब कोई लंबे समय तक सेना में टिकता है तो उसकी तनख्वाह या उसका वेतन भत्ता जो होता है वो काफी ज्यादा हो चुका होता है। तो ऐसे में कोरोना वायरस से जो हमारे अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, सेना के खर्च को कम करने के लिए एक टूर ऑफ ड्यूटी की अवधारणा लाई जा रही है। ऐसे में 3 साल के लिए जो व्यक्ति नियुक्त होगा वो शायद उतने बड़े वेतनमान पे नहीं पहुंच पाएगा जितने बड़े वेतनमान पे या जितने बड़े पेंशन मान पे अभी तक हमारे सैनिक पहुंचते रहे हैं। ऐसे में सेना की जरूरतें भी पूरी होती रहेंगी और जो भी रिटायरमेंट के केसेस हैं वो भी आपके पूरी तरह से कंप्लीट किए जा सकेंगे। साथ साथ इसका फायदा ये भी होगा कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वहां के लोग भी सेना को ज्वाइन कर पाएंगे। तो सेना के वेतन और पेंशन बिल में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जो कि बजट आवंटन का लगभग 60% रहता है और इसी खर्च को कम करने के लिए यह अवधारणा विकसित की जा रही है।
इससे लाभ क्या होगा? यह योजना उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी जो सेना में पूरा कैरियर नहीं चाहते लेकिन वर्दी की इच्छा रखते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरीके से एक सैनिक ट्रेनिंग करता है, एक सैनिक मेहनत करता है और किस तरीके से उस महत्वपूर्ण अनुशासन को ग्रहण करता है। टूर ऑफ ड्यूटी में चयनित उम्मीदवार को अपने उन साथियों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त होगा जिन्होंने कॉर्पोरेट क्षेत्र में अपना कैरियर शुरू किया था। मतलब 3 वर्ष की सेवा की समाप्ति के बाद कॉर्पोरेट क्षेत्र में अगर वो वापसी करना चाहेंगे तो उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक वेतन दिया जाएगा, यानी उन्हें जो सेना में काम कर रहे हैं इसका वेटेज उन्हें दिया जाएगा। इसका वेटेज देने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सभी कॉर्पोरेट कंपनियों से ये शर्त रखनी होगी कि अगर उन्हें भारत में व्यापार करना है तो उन्हें इस तरह से रिटायर होने वाले या 3 साल के कमीशन के बाद जो भी व्यक्ति आएंगे उनको एक पर्टिकुलर वेतनमान रखना ही होगा। सेना को उम्मीद है कि टूर ऑफ ड्यूटी के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यहां पर आईआईटी की बात हो रही है, सहित सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों के युवाओं को सेना में आकर्षित किया जा सकेगा और जो अपनी नौकरी से बोरियत पा चुके हैं या काफी समय से कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं और परेशान है कि नहीं यार मुझे कुछ चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, तो हो सकता है कि वो ऐसे टूर ऑफ ड्यूटी को ज्वाइन कर सके। प्रस्ताव में इस योजना के प्रोत्साहन के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि 3 वर्ष तक कर मुक्त आय होगी, यानी अगर आप यहां पर सेना की नौकरी ज्वाइन करते हैं तो 3 वर्ष तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अधिकारियों को 3 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर एक मुश्त 5 से 6 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे और साथ ही अन्य रैंक के लिए 2 से 3 लाख रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है इसके माध्यम से राष्ट्र और कॉर्पोरेट जगत दोनों को प्रतिष्ठित, अनुशासित, आत्मविश्वासी, मेहनती और प्रतिबद्ध पुरुषों और महिलाओं से लाभान्वित होने की संभावना है। अगर मैं इसका भविष्य देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में जो भी कॉर्पोरेट होंगे, बड़े कॉर्पोरेट हैं जहां पे आपको बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती हैं, हो सकता है वो इस तरीके की चीजों को शामिल करें कि आपको 3 साल सेना का अनुभव होना जरूरी है। और अगर आप ये हमारे यहाँ देखें तो ये हमारे यहाँ थोड़ा सा लेट आ रहा है, इससे पहले ही अमेरिका, यूके और ऐसे कई देश हैं जहां पे इस तरह के चलन की संभावना है, जहां पर मिलिट्री में सर्विस करने वालों को या आर्मी में सर्विस करने वालों को वेटेज दिया जाता है उनकी नौकरी में, उनकी कंपनी में नौकरी में। तो फिलहाल टूर ऑफ ड्यूटी, हो सकता है कभी मेरा मौका लगा और मैं भी निकल जाऊं, तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। आगे चलते हैं, अगली जानकारी है, आप सुन रहे होंगे, ये अंतरराष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई जानकारी है। तिब्बत तो आपने सुना ही होगा, जिसे हम टिबेट भी कहते हैं। हमारी आजादी के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस टाइम जो चीजें देखी गई थी कि उन्होंने चीन का थोड़ा सा सपोर्ट किया था। आपको 1962 का चीन का युद्ध याद होगा जिसमें भारत की हार हुई थी। अनफॉर्चुनेटली 1962 का युद्ध क्यों हुआ? 1962 का जो युद्ध हुआ था वो 1959 में दलाई लामा के भारत आने की वजह से ही हुआ था। 1956 के आसपास चीन की सेना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था और पूरे तरह से तिब्बत को अपने अधिग्रहण पे लाने के लिए उन्होंने दलाई लामा, जो कि तिब्बत में भगवान का दर्जा प्राप्त है, वहां के प्रमुख होते थे, राजनीतिक प्रमुख भी होते थे और धार्मिक प्रमुख भी होते थे। ऐसे में वहां पे हमला किया 1956 में और धीरे धीरे वो चीजें आगे बढ़ती चली गई। 1959 में दलाई लामा को तिब्बत छोड़ना पड़ा और उन्हें भारत में हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में शरण लेनी पड़ी और शायद उस वक्त भी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि वो कभी वापस नहीं जा पाएंगे। फिलहाल चर्चा में क्यों है? क्योंकि अमेरिका ने चीन से तिब्बती बौद्ध धर्म के 11वें पंचेन लामा को छोड़ने का आग्रह किया है। ये पंचेन लामा कौन है, इनके बारे में बात करेंगे, जिन्हें चीनी अधिकारियों द्वारा 1995 में मात्र 6 वर्ष की उम्र में कैद कर लिया गया था। इसका मतलब अगर देखा जाए तो इस समय उनकी उम्र ऑलमोस्ट 31 ईयर होगी, यानी 30 साल के आसपास होंगे। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये उन्हीं की है, पंचेन लामा की, और ऐसा माना जाता है कि अब वो ऐसे दिखाई देते होंगे। ध्यान देने योग्य बात है कि 1995 में दलाई लामा द्वारा एक युवा तिब्बती लड़के गेदुन चोकोई नीमा को 11वें पंचेन लामा के रूप में चुना गया था। इस घोषणा के कुछ दिन बाद ही 11वें पंचेन लामा समेत उनका पूरा परिवार रहस्यमय ढंग से गायब हो गया और इसके पश्चात उन्हें कभी नहीं देखा गया। दलाई लामा द्वारा नियुक्त पंचेन लामा के गायब होने के कुछ समय पश्चात चीनी अधिकारियों द्वारा एक अन्य 6 वर्षीय लड़के को आधिकारिक रूप से पंचेन लामा के रूप में नामित कर दिया गया और जिसकी वजह से पूरे विश्व में चीन की जो छवि थी वो काफी खराब हुई। चीन नहीं चाहता है कि तिब्बत में कोई ऐसा व्यक्ति आए पंचेन लामा बनकर जो आगे चल के दलाई लामा को नियुक्त करे, क्योंकि दलाई लामा की नियुक्ति में जब दलाई लामा बनाए जाते हैं तो उसमें पंचेन लामा का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो चीन कतई नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे दलाई लामा चुने, और दलाई लामा के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि अगला पंचेन लामा वो भारत से या अरुणाचल प्रदेश से किसी को चुन सकते हैं और इस बारे में खबरें तेज थी।
तो चीन ने यहां पर अपनी राजनीति को पूरी तरह से बनाए रखने के लिए, तिब्बत में अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखने के लिए वो चाहते हैं कि उनका ही कोई आदमी चुना हुआ या तो दलाई लामा बने या तो पंचेन लामा बने। तो उल्लेखनीय है पंचेन लामा तिब्बत में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक नेताओं में से एक है, क्योंकि तिब्बत पूरी तरह से बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है और वहां पर बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं या बौद्ध धर्म के जो सबसे बड़े धार्मिक नेता होते हैं जिन्हें दलाई लामा कहा जाता है, उन्हें भगवान का दर्जा वहां पर प्राप्त होता है। इनका स्थान तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा के पश्चात आता है, यानी दलाई लामा के बाद आते हैं पंचेन लामा। पंचेन शीर्षक का अर्थ होता है महान विद्वान। इस शब्द का विकास संस्कृत के पंडित और तिब्बती शब्द चेनपो जिसका अर्थ महान है से हुआ है। पंचेन लामा वंशावली की शुरुआत 1385 में हुई थी, जब सबसे पहले तिब्बती पंचेन लामा ने जन्म लिया था और तिब्बती बौद्ध पुनर्जन्म यानी कि अवतार पर विश्वास रखते हैं, इसलिए तिब्बती मान्यताओं के अनुसार पंचेन लामा का निर्बाध पुनर्जन्म हो रहा है। परंपरागत रूप से तासी लूनपो मठ के मठाधीशों में को उनकी विद्वता के कारण पंचेन के रूप में जाना जाता था। यानी तासी लूनपो मठ जो मठाधीश होते थे, वहां के जो मॉन्सेट्री होते थे, उनका क्या रहता था कि उनको काफी ज्यादा विद्वान माना जाता था, इसीलिए उनको पंचेन के रूप में जाना जाता था। 17वीं शताब्दी में 5वें दलाई लामा ने अपने शिक्षक और तासी लानपो मठ के तत्कालीन मठाधीश लोबसांग चोकई ग्याल्त्सेन को पंचेन लामा के रूप में चुना और यह घोषणा कर दी कि वे बार बार एक बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लेंगे और यह अटूट वंशावली इसी प्रकार से चलती रहेगी। बौद्ध मान्यताओं में दलाई लामा की तरह ही पंचेन लामा को भी बुद्ध के अवतार माना जाता है और पंचेन लामा को अमिताभ यानी बुद्ध के असीम प्रकाश वाले दैवी स्वरूप का अवतार माना जाता है, वहीं दलाई लामा को उनके अवलोकितेश्वरा स्वरूप का अवतार माना जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सदियों से दलाई लामा और पंचेन लामा के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध रहा है। दलाई लामा पंचेन लामा के आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य करते हैं और पंचेन लामा नए दलाई लामा की खोज में अनिवार्य भूमिका अदा करते हैं। तो ऐसे में पंचेन लामा का जो पद है वो तिब्बत राजनीति के स्तर पे देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो उन्होंने आश्रय दिया, क्योंकि तिब्बत से वो शरणार्थी के रूप में भारत आए थे, दलाई लामा उनको आश्रय दिया, तो ऐसे में उनको कहा जाता है कि उनकी एक राजनीतिक भूल थी, उस वजह से 62 का युद्ध हमें लड़ना पड़ा था और इसी वजह से भारत और चीन के संबंध जो है वो सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि भारत ने दलाई लामा को शरण दे रखी है। आदिवासी युवाओं की प्रतिभाओं की खोज करने के लिए गोल नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी वर्तमान समय में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। 15 मई को नई दिल्ली में एक वेबिनार मतलब वेबसाइट पर उन्होंने एक सेमिनार की तरह आयोजित किया गोल। इस कार्यक्रम को डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह कार्यक्रम आदिवासी युवाओं के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को खोज करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में एक भूमिका निभाने का परिकल्पना करता है, जो उनके व्यक्तिगत विकास में मदद करेगा और साथ ही साथ उनके समाज में सर्वांगीण उन्नयन में योगदान देगा। यह कार्यक्रम कृषि, हस्तशिल्प, वस्त्रकला, संस्कृति, पोषण आदि जैसे क्षेत्रों पर जीवन कौशल, डिजिटल साक्षरता, नेतृत्व और उद्यमिता पर केंद्रित होगा। तो इस तरीके से केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने दिल्ली में एक वेबिनार में गोल कार्यक्रम की शुरुआत की है। किस लिए? क्योंकि ये आदिवासी जो युवा हैं उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को खोज कर सकेगा। अगली जानकारी है, हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र, दामोदर वैली कमांड एरिया में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन के लिए 145 मिलियन डॉलर का एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो एडीबी ने हमारे साथ 450 मिलियन डॉलर का एक समझौता किया था भारतीय पूरी जो भी सिंचाई व्यवस्था है उसको बढ़ाने के लिए। तो फिलहाल इस परियोजना में पश्चिम बंगाल के 5 जिलों के लगभग 2.7 मिलियन किसानों को यानी 27 लाख किसानों को बेहतर सिंचाई सेवा का लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के बेहतर प्रबंधन से मदद मिलेगी। दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो बाढ़ आती है उसकी वजह से काफी ज्यादा जनधन की हानि होती है। परियोजना की कुल लागत वैसे तो 413.8 मिलियन डॉलर है, लेकिन जिसमें से 145 मिलियन डॉलर विश्व बैंक का IBRD
$145 मिलियन एशियाई अवसंरचना बैंक यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और 123.8 मिलियन डॉलर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा। विश्व बैंक द्वारा दिया जा रहा ऋण 6 वर्ष की अनुग्रह अवधि यानी ग्रेस पीरियड, यानी इसमें उन्हें कोई ब्याज नहीं देना होगा, तथा 23.5 वर्षों की परिपक्वता अवधि के लिए है, यानी इतने के दौरान उन्हें पूरा ऋण चुकाना होगा। दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है और हुगली पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख नदी है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में होता है और इसकी कुल लंबाई 541 किलोमीटर है, जिसका आधा हिस्सा झारखंड और आधा पश्चिम बंगाल में है। बोकारो, बराकर, कोनार ये सभी दामोदर की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी की प्रबंधन की आवश्यकता क्यों हुई? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक यानी कि सौर ऑफ बंगाल भी कहा जाता था। इस नदी के कारण अपवाद क्षेत्र में निश्चित अंतराल के बाद बाढ़ देखने को मिलती थी, जबकि मामूली बाढ़ तो हर साल दिखती है। दामोदर नदी द्वारा लाए गए अवसाद के कारण हुगली नदी में अवसादन की समस्या पैदा होती थी, जिससे कोलकाता बंदरगाह भी इससे प्रभावित होता था और गाद हटाना पड़ता था। दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करें तो अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण यानी कि टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर दामोदर नदी घाटी परियोजना का 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की मूल परियोजना में 7 प्रमुख बांधों का निर्माण किया जाना था, लेकिन डीवीसी द्वारा अभी तक केवल तिलैया, मैथान, कोनार और पंचेत बांधों का ही निर्माण हो सका है। ऐसे में ये वित्त पोषण बहुत बड़ा मदद करने वाला है और ये जो कि 48 हो गई, मतलब लगभग आप समझ लो कि 60 साल हो गए इस योजना को और अभी तक ये योजना पूरी नहीं हुई है। तो कम से कम अब ये जो पैसा आया है एडीबी के वर्ल्ड बैंक के जरिए और आपका AIIB के जरिए, तो ये पैसा अब इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद जरूर करेगा। तो दामोदर नदी जो है वो आपका झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ से निकालती है और फिर बाद में हुगली में मिल जाती है। अब बारी है आज हमारे न्यूज फटाफट की। 16 मई को हमने मनाया सिक्किम स्थापना दिवस। प्रत्येक वर्ष 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया जाता है। सिक्किम 1975 में इसी दिन भारतीय गणराज्य का 22वां राज्य बना था। इस वर्ष यानी 2020 में इस राज्य ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है। सिक्किम में राजशाही की स्थापना वर्ष 1642 में हुई थी, माफी चाहूंगा 1642 में हुई थी। यहां पर चोग्याल वंश का शासन था। फिर इसके बाद ब्रिटिश आए और 1890 में ब्रिटिश इंडिया ने सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना दिया, यानी कि वहां पर शासन तो राजा का ही रहा, लेकिन उसको जो प्रोटेक्शन मिल रही थी, सेना रखने का अधिकार उन्होंने खत्म कर दिया। भारत की स्वतंत्रता के समय वर्ष 1947 में सिक्किम की भारत के साथ संधि हुई, जिसके अंतर्गत सिक्किम की रक्षा, संचार और विदेश मामले भारत की ओर से देखे जाने लगे। 1975 में जनमत संग्रह के बाद इस राज्य का विलय भारत में हुआ और 16 मई 1975 को भारतीय गणराज्य को एक 22वां राज्य सिक्किम के रूप में देखने को मिला। तो सिक्किम के बारे में आपके पास जो भी जानकारी है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर आप खुद सिक्किम से हैं तो मुझे जरूर बताइए कि सर ये करंट अफेयर्स मैंने आपका सिक्किम से देखा है, मुझे बड़ी खुशी होगी। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष को 16 मई को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डेंगू से बचाव के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करना है। डेंगू एक विषाणु जनित यानी कि वायरस से फैलने वाला रोग है। ये संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ध्यान रखिएगा, ये वायरस के जरिए फैलता है, जबकि आपका मलेरिया प्रोटोजोआ के जरिए फैलता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। डेंगू का मच्छर पानी में पनपता है। बारिश होने के साथ देश में जुलाई से अक्टूबर के दौरान सबसे ज्यादा डेंगू फैलता है और इस वर्ष भी मुझे लगता है कि फैलेगा, लेकिन कोरोना के साथ साथ हमें डेंगू से भी लड़ना पड़ेगा। डेंगू होने पर व्यक्ति को तेज बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण हो सकते हैं और डेंगू के कारण खून में प्लेटलेट्स की काफी मात्रा में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। डेंगू जानलेवा है। अगली जानकारी, 16 मई को हम अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाते हैं। 16 मई को क्या क्या मना रहे हैं? सिक्किम दिवस, डेंगू दिवस और अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस। प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है और यह दिवस विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास और औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वैसे तो भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर रमेमन द्वारा लेजर के पहले सफल लेजर ऑपरेशन की सालगिरह पर उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। पहला सफल लेजर ऑपरेशन थियोडोर मेमन द्वारा वर्ष 1960 में इसी दिन किया गया था।
संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2018 में मनाया गया था और इस वर्ष यानी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का ये तीसरा संस्करण यानी कि थर्ड एडिशन आप देख रहे हैं। तो 16 मई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन थियोडर मेमन द्वारा पहला सफल लेजर ऑपरेशन किया गया था। लेजर ऑपरेशन कई सारी चीजों के लिए होता है, गुर्दे की पथरी के लिए होता है, आंखों के लिए भी लेजर ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो फिलहाल अगली जानकारी एक मृत्यु समाचार है। साहित्य अकादमी से सम्मानित बंगाली लेखक देवेश राय जी का निधन हो गया। लेखक के रूप में 5 दशक लिखने वाले दिग्गज बंगाली लेखक देवेश राय का निधन हो गया। उन्हें उनके उपन्यास टेस्टा, परेर, ब्रिटांटो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। देवेश राय की पहली पुस्तक जाजती थी और कई बंगाली दैनिकों में उनका नियमित योगदान भी रहता था। उन्होंने विभिन्न प्रसिद्ध पुस्तकों जैसे बोरिसालार जोगेन मंडल, मानुस खून कोने कीनो और समय असमयार ब्रिटांतो आदि का लेखन भी किया था। तो देवेश राय जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित थे। किस भाषा के लेखक थे? तो वो बंगाली लेखक थे, बंगाली भाषा में लिखते थे। और बांग्लादेश, नॉट बंगाल, ये बांग्लादेश है, देश बदल गया, कंट्री बदल गई है, के प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीसुज्जमान का भी निधन हो गया है। बांग्लादेश के साहित्यकार शिक्षाविद प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन हुआ। वह वर्ष 2012 से बंगाल अकादमी के अध्यक्ष थे। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी भाग लिया था। प्रोफेसर अनीसुज्जमान ने अपने शानदार कैरियर में शिक्षाविद, अकादमिक लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए। उन्हें 1985 में एकुशी पदक से सम्मानित किया गया था और 2014 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो फिलहाल ये थे आज के हमारे डिटेल करंट अफेयर्स और अब हम चलेंगे आज की वन लाइनर की तरफ। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक परियोजना, किस परियोजना के लिए, एक परियोजना क्या, 145 अमेरिकन डॉलर उन्होंने सैंक्शन की है। किसके लिए? दामोदर घाटी परियोजना के लिए। सिक्किम अपना राज्य दिवस कब मनाता है? 16 मई को। 16 मई 1975 में हमें 22वें राज्य के रूप में सिक्किम प्राप्त हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। और भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने अभी हाल ही में किस बैंकिंग वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है? तो उसका नाम है इवेंट बॉट। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने एक वेबिनार में किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वो है गोल नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका मकसद जो है वो आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षित करना है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में अब पारंपरिक रोपाई के स्थान पर कौन सी तकनीक विकसित की जाएगी? तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस तकनीक को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस पत्रिका के विशेषांक भारत 1946-2020 नोआखली से दिल्ली तक के ई संस्करण का लोकार्पण किया है? तो वह है संस्कृति पर्व पत्रिका। बीते दिनों कोरोना वायरस महामारी के बीच विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रॉबर्ट एजवेडो। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस विचाराधीन प्रस्ताव को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो यह है टूर ऑफ ड्यूटी। 1995 में दलाई लामा द्वारा एक युवा तिब्बती लड़के गेदुन चोकुई नीमा को किस रूप में चुना गया था? 11वें पंचेन लामा। और माना जाता है कि वो एकमात्र ऐसे राजनीतिक कैदी हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता, जिनको अभी तक चीन ने बंदी बना रखा है और राजनीतिक बंदी है, और ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले राजनीतिक बंदी भी हैं। प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 16 मई को हर साल हम राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अभी हाल ही में किस परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 145 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, लेकिन ये किया गया है दामोदर घाटी परियोजना के लिए। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस पत्रिका के विशेषांक भारत 1946-2020 नोआखली से दिल्ली तक के ई संस्करण को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है संस्कृति पर्व पत्रिका। बीते दिनों कोरोना वायरस महामारी के बीच विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रॉबर्ट अजेवेडो। बाकी के ऑप्शन भी आप ध्यान से रखिए, कोई ना कोई किसी न कहीं के नाम है और कहीं की ये हेड है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने से संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस विचाराधीन प्रस्ताव को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका नाम है टूर ऑफ ड्यूटी।
वर्ष 1995 में दलाई लामा द्वारा एक युवा तिब्बती लड़के गेदुन चोगुई नीमा को किस रूप में चुना गया था? तो 11वें पंचेन लामा के रूप में उन्हें चुना गया था। सिक्किम राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाते हैं? 16 मई को। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने किस बैंकिंग वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है? तो वह है इवेंट बॉट। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने एक वेबिनार में कार्यक्रम की शुरुआत की जिसके माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान किया जाएगा। उस कार्यक्रम का नाम है गोल। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में अब पारंपरिक रोपाई के स्थान पर एक नई तकनीक को अपनाने की बात की जा रही है, तो इसे बोला जाएगा डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। मतलब इसमें सीधे सीधे जो चावल है उसको बुआई की जाएगी। प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 मई में हर साल मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं कि करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूं। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे एक नए करंट अफेयर्स के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।